Hello everyone, I am Vishali Kaushik here and again welcome back to my channel. I hope all of you are very well at your home. So students, today we will discuss the most important topic and most important chapter of your science books from your class 9th. तो चैप्टर का नेम है ग्रेविटेशन और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा अभी तक का, क्योंकि फ़िज़िक्स में देखिए आई थिंक ये तो मेरा फेवरेट है, बाकी सभी स्टूडेंट्स का भी फेवरेट हो जाता है जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है आप लोगों को। तो ग्रेविटेशन ऐसा नहीं है कि बहुत न्यू टर्म है आपके लिए, आपने कभी पढ़ी नहीं है, ऐसा कभी नहीं है, कभी नहीं होता। डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग इससे रिलेटेड देखते हैं, करते हैं, बस आपको उस चीज़ का रीज़न नहीं पता होता है ना। तो देखिए what is gravitation, what is gravitational force and what is the gravity of the या gravity of the earth, आप ये भी कह सकते हैं। इसमें 3 नाम हैं इसके। ग्रेविटेशन पूरा एक चैप्टर का नाम है और ग्रेविटेशनल इस चैप्टर के अंदर फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली क्या के हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के या ग्रेविटेशन के जो डेली लाइफ फिनोमेना हैं और हम लोग देखते भी हैं, बट हमें उसका रीज़न नहीं पता होता है। देखिए अगर पर्टिकुलरली वर्ड्स में अगर मैं आपसे बात करूं, इस चैप्टर के नोट्स भी आपको हैंड टू हैंड, जितना भी टॉपिक मैं आपको कराऊंगी इसके नोट्स भी आपको हैंड टू हैंड मिल जाएंगे। तो डोंट वरी अबाउट द नोट्स, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को नोट्स की भी डिमांड रहती है, नोट्स भी उन्हें चाहिए होता है, तो आप उस चीज़ से बेफिक्र रहिए। और दूसरी बात ये, अब हम जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं आपको एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है आप लोगों ने नहीं सुना या फिनोमिना आपने नहीं देखा कभी भी ग्रेविटेशन कैसे होता है। देखिए हर अर्थ जो होती है वो हर एक चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द अर्थ अट्रैक्ट एंड पुल्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स इट्स सेंटर। तो दिस फोर्स इज़ नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स और द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, सो इसके अलावा अगर हम बात करें इसके, ये तो हुई डेफिनेशन आपकी ग्रेविटी ऑफ द अर्थ और ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी मैंने आपसे बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो रेन फॉलिंग होती है, फॉलिंग ऑफ रेन या बारिश का होना, रिवर का फ्लो होना, रिवर नदी आपकी बहती है जैसे नदी का बहना, इवन जो एटमॉस्फेयर को जिसने पकड़ा हुआ है, होल्डिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ पर। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो शायद एटमॉस्फेयर भी नहीं होता। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, नदी का बहना और किसी भी रिवर या किसी भी जैसे बारिश होती है, बारिश का होना या किसी भी चीज़ का ऊपर से नीचे आना। हमेशा कोई भी चीज़ सोचिए आप, ऊपर से सीधा नीचे ही क्यों आती है, आप डालते हैं तो ऐसा नहीं है टेबल पे कोई चीज़ रखी है और वो बाय चांस टेबल आप थोड़ा सा साइड हो जाए या आप ही उसको पुश करें किसी भी चीज़ को, बॉल को, तो वो कहाँ जाएगी, नीचे। ऐसा तो नहीं कहीं और चली जाती है, या कुछ आपने देखा हो कि चीज़ें अपने आप ही उड़ करके ऊपर जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। चीज़ें हमेशा अगर आप ऊपर भी डालते हैं तो भी वो वापस नीचे ही आती हैं, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स और ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये तो हुए कुछ बेसिक से एग्जांपल्स। अब देखिए ऐसा ही नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ पर ही वर्क करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका यूनिवर्स में भी वर्क करता है। यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं, तो सूरज है हमारा, सन है, अर्थ है, प्लैनेट्स हैं और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो वो हमेशा एक पर्टिकुलर पाथ पे ट्रैवल करते हैं। तो वो पर्टिकुलर पाथ पे ही क्यों ट्रैवल करते हैं, क्यों रिवॉल्व होते हैं, उसका क्या रीज़न है, उसका रीज़न ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे ही वर्क नहीं करता, ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स में भी काम करता है। अब जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आप इन्हीं पॉइंट्स को अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ओके, सो I'm writing these notes again, I'm writing these points actually. So students, you can see the points here. अब देखिए, the earth pulls attract the object towards its center. This force is known as gravitational force of the earth or gravity of the earth, as I told you, है ना। अर्थ अपनी हर एक चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। This force is responsible for the falling of rain, है ना, रेन फॉलिंग कह सकते हैं, and holding the atmosphere of the earth। और ये रेन फॉलिंग कहाँ होती है, towards the earth। ये आपका पॉइंट यहाँ पर रह गया था। Flow of river, ये मेरा बाद में इसलिए लिखा है क्योंकि ये स्पेस यहाँ पर आ गया था। Now the next point is gravitational force does not work only on the earth. In fact, every object in the universe attract other object. Gravitational force does not work. Gravitational force हमेशा
वर्क नहीं करती केवल अर्थ पर। इनफैक्ट हर एक ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है वो अर्थ को या जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़, आगे फर्दर क्लासेस में आप बाकी फोर्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर कुछ फोर्सेस की नेचर रिपल्सिव भी होती है और भी बहुत सारे फोर्सेस के बारे में जब आप डीपली डिस्कस करते हैं तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को भी याद रखते हैं। और जब कंपैरिजन की बात आती है तो हम लोग कहते हैं कि नेचर जो होता है फोर्सेस का वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, है ना। मतलब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। अगर बात की जाए इन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट की तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट इसको रिपेल करेगा कि नहीं तुम यहाँ मत रहो। मतलब इन दोनों के बीच में भी क्या हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल था, पर्टिकुलरली कोई एक प्रूफ नहीं था आपके लिए। मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो अर्थ हो या फिर यूनिवर्स हो। अर्थ पे तो आपने देखा ही है, बॉल ऊपर से रूफ से आप नीचे डालते हैं हमेशा नीचे आके गिरती है। जैसे हमारे न्यूटन सर ने बोला था कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, वहाँ से ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और भी बहुत सारे डेली लाइफ फिनोमेना आप लोग देख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज़ इट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ क्या है ग्रेविटेशन का, है ना। आप ये जो पढ़ रहे हैं ना ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी पर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो फोर्स है इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी। फॉर्मूला के साथ साथ यूनिट और फॉर्मूला क्या होगा, यूनिट क्या होगी, एंड आप इसे कैसे डिराइव करेंगे, कैसे ये वर्क करता है। हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे एक्चुअली, अगर हम शॉर्ट में मैं आपसे कहूँ तो। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये कैसे, क्या लिमिटेशंस हैं इसकी, है ना। और बहुत सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे और आपकी यूनिट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यू कैन सी हियर, आई एम कंसिडरिंग हियर, कंसिडर टू बॉडीज़ A and B हैविंग मास m1 and m2 केप्ट एट अ डिस्टेंस r। दो बॉडीज़ है जो कहाँ पर रखी हुई हैं, r डिस्टेंस पर रखी हुई हैं। और दो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं जिनका मास m1 और m2 है और उनकी डिस्टेंस कितनी है, r है। तो हम लोग सपोज़ कर लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट हो गया आपका A और ये आपका एक अनादर ऑब्जेक्ट हो गया B। इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट जो हैं उन दोनों को जोड़ते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ की, इसको लाइन जॉइनिंग भी आप कह सकते हैं। तो ये जो फोर्स वर्क करेगा आपका इस टाइप से ही वर्क करेगा सेंटर में। दैट मीन्स ये इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा और ये इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ देखिए दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो अब इस फोर्स की बात करते हैं कि ये फोर्स कैसे इफ़ेक्ट डालता है बॉडीज़ पर। तो जब हम बात करते हैं ना फोर्स की, तो ये बोला जाता है कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स वर्क कर रहा है, ये दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो स्टूडेंट्स वी कैन से दैट द फोर्स, एज आई टोल्ड यू, द फोर्स बिटवीन these two objects, so the force between two objects, है ना, कैसे वर्क करेगा, the force between two object इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। क्या मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, अगर हम बात करें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप इसे बोल रहे हैं, दैट मीन्स जितना ज़्यादा आप मास की बात करते हैं दो ऑब्जेक्ट का, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही बड़ा फोर्स एक्ट करेगा। ऐसा नहीं दो छोटे ऑब्जेक्ट होंगे तो फोर्स भी छोटा ही होगा, दो बड़े ऑब्जेक्ट होंगे तो फोर्स भी बड़ा ही होगा। सो वी कैन से दैट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज़्यादा बड़ी चीज़ आप ले रहे हैं वो डायरेक्टली उससे रिलेट हो रहा है, डायरेक्टली रिलेट है वो उससे, है ना। प्रोपोर्शन आपको समझ में आया होगा। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो वी कैन से दैट फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं F से। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है टू दी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, m1 इंटू m2। इट्स योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट इज़ द सेकंड पॉइंट, यह कौन सा फैक्टर है जो आप फोर्स के लिए यहाँ पर ले सकते हैं। अब देखिए जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते हैं तो ये फोर्स जो होती है आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्ट को पास रखेंगे उतना ज़्यादा ये फोर्स अच्छी तरह से एक्ट होगा, है ना, अच्छी तरह से वर्क करेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को दूर रखेंगे तो फोर्स कम होता चला जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि जो फोर्स आ रहा है वो डायरेक्टली रिलेशन में नहीं आ रहा, वो इन्वर्सली रिलेशन में
में आ रहा है। मतलब मैंने क्या किया, अगर मैंने डिस्टेंस को बढ़ाया तो फोर्स कम होती चली जा रही है, और मैंने डिस्टेंस को कम किया तो फोर्स की वैल्यू क्या है, बड़ी होती चली जा रही है। सो वी कैन से दैट फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस बिटवीन दी, या स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, या डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट। सो वी कैन राइट डाउन इट अगेन. Now we can say that this force, the force between, आप इसे कंप्लीट लिख लेंगे, बिटवीन टू बॉडीज़ या बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज़, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इनवर्सली, तो आप इसे कंप्लीट लिख लेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अब आप ऊपर से कंप्लीट स्पेलिंग कर लेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन them, of the distance between them. Okay, so we can write it down in the expression. force के लिए F inversely, that means upon में आएगी वैल्यू 1/r². इन्वर्सली की वजह से मैंने इसको 1/, किया. इन्वर्सली तभी तो होगा अगर आप r की वैल्यू को, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर r की वैल्यू 2 थी पहले, अब मैंने r की वैल्यू को कम किया है, 1 किया है, तो पहले क्या था 1/2², दैट मीन्स 1/4 टाइप का फोर्स लग रहा था. अगर मैं डिस्टेंस को कम करूँगी तो ये क्या हो जाएगा 1, दैट मीन्स फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. और अगर इन दोनों का कंपेरिजन किया जाए तो ये 1/4 हो जाता है यहाँ पर. ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कैसे ये वैल्यू वेरी करती हैं. बाकी एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर हो जाए. सो नाउ कंबाइनिंग दिस, कम टू द टॉपिक कंबाइनिंग दिस टू इक्वेशन. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, कंबाइन. दैट मीन्स नाउ बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दैट मीन्स हमें कंबाइन करनी है इक्वेशंस को. तो जब आप कंबाइन करेंगे तो क्या रिलेशन आएगा, देखिए f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. m1 m2 एज इट इज़ ऊपर रहा, और नीचे क्या हो गया r स्क्वायर, क्योंकि दोनों को जोड़ना ही तो था. f एज इट इज़ रहा, ये साइन एज इट इज़ रहा, ये ऊपर हो गया और ये नीचे आ गया. तो ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3. नाउ बाय रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, ये मैं लाइन नहीं लिख रही हूँ, आप लिख सकते हैं. ठीक है, बाय रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, आप इसे लिख सकते हैं, स्पेलिंग कंप्लीट कर लीजिएगा. जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोला जाता है कैपिटल G, और इसका एक नाम होता है जिसको हम कहते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, GRAVITATIONAL, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. आई होप आपको क्लियर होगा. मतलब ये कांस्टेंट है और इसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है. समझ रहे हैं आप इसकी बात, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, हमेशा फिक्स रहती है. और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एक्चुअली क्या होती है, अगर आप बताएंगे तो व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी. सो वी विल डिस्कस इट ऑन द नेक्स्ट पेपर. ओके, वी कैन डिस्कस इट हियर. आप तो नोट्स अच्छे से बनाएंगे तो आप लिखेंगे. सो नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल G. G इज़ इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11. अब बात आती है नाउ व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ G. देखिए यहाँ पर G की यूनिट क्या होगी, हम लोगों को इसकी बारे में बात करनी है. तो यूनिट ऑफ G की अगर हम बात करें तो यूनिट कैसे निकालेंगे आप, यूनिट ऑफ G, देखिए यहाँ पर आप कंप्लीट लिखेंगे, मैं आपको पहले कैलकुलेट करके बता रही हूँ. यूनिट ऑफ G आप कैसे लिखेंगे, तो G आपको कैलकुलेट करने के लिए G एक साइड छोड़ दीजिए, और F अगर आप यहाँ से देखेंगे तो F की मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, R स्क्वायर से. F देखिए इसके साथ उसमें है डिवाइड में, तो यहाँ पर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और G m1 m2 हो जाएगा. यहाँ पर G की हमें यूनिट निकालनी है तो हम इसे यहीं पर छोड़ देते हैं. तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2 इज़ इक्वल टू कैपिटल G. नाउ व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स. देखिए ये आप पढ़ते हुए आते हो तो हमेशा की फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और जो आपका R है, R क्या है, डिस्टेंस को मेज़र करते हैं मीटर में, तो ये हुआ मीटर स्क्वायर. और m1 क्या होता है, मास को आप मेज़र करते हैं हमेशा kg में, तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर kg स्क्वायर. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल G हियर, क्या रखेंगे आप G की वैल्यू. G इज़ अ कांस्टेंट एंड नोन एज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. आप यहाँ पर लिख लें कंप्लीट इसका नाम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. एंड कैपिटल G इज़ इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन
kg²। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।